So hello guys, welcome back to Ozone Classes. Today we have a very special guest लता धीमन on our channel. इन्होंने नीट 2021 में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं और मैं आपको बता दूं कि इनका ये 4th अटेम्प्ट था। तो मार्क्स के अलावा भी काफी कुछ सीखने को आपको इस इंटरव्यू से मिलने वाला है। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से और ध्यान से सुनते जाइएगा। तो लता धीमन, सबसे पहले मेरी तरफ से और मार्क्सअप टीम की तरफ से आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ ग्रेट स्कोर इन नीट 2021। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो लता धीमन के 651 मार्क्स आए हैं, जिसमें कि उन्होंने बायोलॉजी में 351 मार्क्स सिक्योर किया है। अगर फिजिक्स की बात करें तो 144 मार्क्स और केमिस्ट्री में 156, मतलब काफी ज्यादा बैलेंस स्कोर रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लता धीमन की क्या स्ट्रेटजी रही। तो लता, आप हमें ये बताया कि आपने बायोलॉजी में 351 स्कोर कैसे किया, मतलब क्या क्या फॉलो करते थे और कहाँ से आप लेक्चर्स देखते थे, सब कुछ बताइए आप। सर जैसे सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बाइबल कुरान सब कुछ होती है, तो मैंने भी वही करी थी। और मेरे में कीड़ा था कि ना मैं बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा पढ़ती थी, बट फिर मैंने देखा कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर बन रहा है, तो फिर मैंने एनसीईआरटी पे ही फोकस किया है। ऐसा जो भी लोग एक्स्ट्रा करते हैं, तो मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज एक्स्ट्रा मत करना, एनसीईआरटी पे फोकस है ना, उसको अच्छे से पढ़ो, बट उसकी एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। दैट्स द स्ट्रैटेजी। और बाकी विपिन सर, थैंक्स टू यू, आपके जो ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स थे उन्होंने काफी हेल्प करी है। जैसे चैप्टर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल होते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसमें काफी हेल्प मिली है। सो थैंक्स टू यू सर। बाकी तो सिर्फ इजी है कि बायो पढ़ो अच्छे से और समझ समझ के पढ़ो, ये नहीं कि रटना होता है बायो में। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आगे भी आपको बायो ही याद करनी है, सो अच्छे से करो, हो जाएगा, इजी है। अच्छा, तो मतलब आप बायोलॉजी में कब से फॉलो करते थे विपिन सर को? तो आप मान लो कि 2-3 साल तो हो ही चुके थे उनके न्यूमोनिक्स देखते देखते। बाकी कुछ टॉपिक जैसे लैकोपेरॉन हो गया, जेनेटिक्स में कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे को डिफिकल्ट लगते थे, तो उनकी वीडियो मैंने देखी है, तो हेल्पफुल हुई है काफी मेरे लिए। चलो बहुत सही, एक ये छोटा सा क्लिप मैं जरूर विपिन सर को दिखाऊंगा। तो मतलब बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर एलएन के मॉड्यूल्स बना लेंगे तो बायोलॉजी में सर 360 आएंगे, तो आज के डेट में क्या इनफ है, मतलब एनसीईआरटी से 360 आ सकते हैं क्या? सर देखो, एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो आपको करनी होती है, बाकी क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो। एलएन का मॉड्यूल ले लो, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल ले लो, ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज मिलती है, कुछ भी ले लो, आप हो जाएगा। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं मॉड्यूल्स, बाकी जो मेन थ्योरी है वो आपको एनसीईआरटी ही करनी है, समरी, सब कुछ, फिगर एंड ऑल सब कुछ करना है। चलिए, ऑल गुड। तो बायोलॉजी में इन्होंने 351 स्कोर किया सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक रिफर कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं केमिस्ट्री की ओर, और केमिस्ट्री में अगेन बहुत ही शानदार स्कोर, 156 मार्क्स। अगर नीट 2021 की बात करें तो केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी बेस्ड ही था, मतलब वो लाइन टू लाइन उठा के पूछ लिए थे। तो 156 स्कोर करने के पीछे लता आपने केमिस्ट्री में क्या क्या फॉलो किया, और मतलब कितना टफ था पेपर केमिस्ट्री का आपके लिए? सर जैसे 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल के लिए फिजिक्स की तरह ही होती है, मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि फिजिकल के लिए नोट्स पढ़ो, जैसे आप कहीं भी क्लासेस ले रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो जो टीचर पढ़ा रहे हो उसको अच्छे से नोट करते हो, और न्यूमेरिकल जितने सॉल्व कर सकते हो उतने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और काफी जो तो टॉपर होते हैं वो कहते हैं कि एनसीईआरटी कर लो फिजिकल में, मेरे को नहीं लगता काम की एनसीईआरटी है, तो मैंने तो नहीं करी थी। बट आप कोई भी टेस्ट कर सकते हो सॉल्व उस चैप्टर के रिलेटेड, ताकि आपका कंसेप्ट जो है फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा हो जाए। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए तो वही है एनसीईआरटी, आपको भी पता है सब। और ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी ही मेन है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बार का पेपर भी देखा होगा कि ऑर्गेनिक जो है हमारी एनसीईआरटी से ही आई थी, सो आई डोंट थिंक कि एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट है। एडवांस लेवल का आप पढ़ रहे हो तो बेवकूफी है वो मेरी तरफ से, तो अच्छा, एज तो सच और कुछ करने की तो केमिस्ट्री में आपको पूरा पेपर आता था या फिर 156 मार्क्स का किया था आपने? सर जो थ्योरी वाले चैप्टर होते हैं ना, जैसे कि हो गया हमारा मेटलर्जी और जो बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल चैप्टर होते हैं, उसमें थोड़ा मेरे को था डाउटफुल। बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो मेरा अच्छा था, तो स्कोर अच्छा आ गया मेरा केमिस्ट्री में। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पेपर देख के खुशी थी मैं कि हाँ आता है पेपर। अच्छा, मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपने एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए लगभग कितनी बार पढ़ी होगी?
सर डिपेंड करता है जब तक देखो जैसा इनऑर्गेनिक तो आपको बार बार रिवाइज ही करनी होती है, क्योंकि फिर आप 10 और एक हफ्ते में भूल जाओगे उसको। तो बट मैंने ये किया था कि रिवीजन के टाइम के लिए मैंने शॉर्ट नोट जरूर बनाए थे, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन वगैरह की, ताकि मेरे को पूरी पूरी बुक ना पढ़नी पड़े वापस। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और एनसीईआरटी हाँ रिवाइज करनी पड़ती है, बार बार ही रिवाइज करनी पड़ती है जब तक लता, आपको याद ना हो जाए। मेरा भी पर्सनल यही मानना है कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बट यस आजकल सर। ट्रेंड चला हुआ है कि भाई पीडीएफ नोट्स होने चाहिए, ऐसा कुछ तो मैं तो मानता नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहोगे, हैंड रिटन नोट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि पीडीएफ नोट्स? तो पीडीएफ नोट्स में मैं भी नहीं मानती कि पीडीएफ नोट्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट वही है ना, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि जैसे किसी को किसी टीचर का समझ आता है, किसी को किसी का टीचर का समझ आता है, ऐसे अपनी अपनी चॉइस है। आप पीडीएफ से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ताकि आपको लिखते हुए भी याद हो जाए चीजें, क्योंकि लिख लिख के भी चीजें याद हो जाती हैं ज्यादातर। हम्म। तो अच्छा, मैं यहाँ से एक और चीज जानना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मतलब वहाँ के क्वेश्चंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो? सर देखो रिवीजन के टाइम पे मतलब जैसे 2-3 महीने रह जाते हैं लास्ट के पेपर से पहले, तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करे थे। नीट की बुक आती है एनटीजी की 33 ईयर्स की, वो मैंने 3 से 4 या 5 बार सॉल्व करी होगी। और काफी हेल्प होती है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ आता है, याद है, चीजें याद है। और फिर आपको ये भी रहता है कि कहाँ से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी में से। तो हाँ इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 3 से 4 बार उड़ा दिया आपने? जी सब। ए भाई साहब, बहुत सही, बहुत सही। केमिस्ट्री तो हो गया, अब फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में भाई साहब 144 मार्क्स नीट 2021 में। बच्चे आपस में ही पागल हो रहे थे कि पेपर इतना ज्यादा टफ आया था। बच्चों के 50 मार्क्स भी पार नहीं हुए हैं, 80 मार्क्स भी पार नहीं हुए, 100 मार्क्स भी पार नहीं हुए। लता, आपने 144 मार्क्स कैसे अचीव कर लिए? सर फिजिक्स से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब मैंने अपना ये वाला नीट दिया था इस बार, तो बायो का पेपर मेरा 30 मिनट्स में सॉल्व हो गया था। और केमिस्ट्री का भी ऐसे ही 45 या 30 मिनट्स में सॉल्व हो गया था, क्योंकि आज तक इतना कुछ नहीं था न्यूमेरिकल सॉल्व केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स को काफी टाइम बच गया था मेरे पास, अराउंड 1.5 घंटा बच गया था मेरे पास। तो मैंने फुर्सत से आराम से फिजिक्स को सॉल्व किया है। मेरे को सेक्शन ए में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी फिजिक्स में, बट सेक्शन बी में मेरे को काफी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि एक तो उसमें चूज करना था कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उसमें काफी टाइम लगा था। बट एज सच तो फिजिक्स का पेपर ठीक था, मेंस लेवल का मुझे लगा था। एनसीईआरटी जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए होते हैं काफी एडिशनल, एडिशनल जो उसका बैंक होता है उसमें काफी मुश्किल क्वेश्चन दिए होते हैं, वैसा सा ही था कुछ कुछ क्वेश्चन। बट ये था कि हाँ 150 अराउंड स्कोर आ जाएगा फिजिक्स में। फिजिक्स में एज सच मैंने सर एनसीईआरटी बिल्कुल करी थी। जो उसके इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं उस पर मैंने काफी ध्यान दिया था, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने किए थे। बाकी फिजिक्स में मेरे कंसेप्ट ठीक ठाक ही थे, तो मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, क्योंकि उसी से मेरी जो है ग्रिप बनी है टॉपिक्स के ऊपर। और माइंड फिर क्लियर होने लगता है कि मेरे को किस तरह से कौन से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो बस यही है, और तो कुछ नहीं है। तो ऐसा कि बहुत लता धीमन ने बायोलॉजी का पेपर आधे घंटे में उड़ा दिया, केमिस्ट्री भी लगभग 45 मिनट में उड़ा दिया। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कितना ज्यादा मॉक टेस्ट दिया होगा। तो लता, मैं आपसे यहाँ से ये जानना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता था और इतनी अच्छी स्पीड कैसे आपने मेंटेन कर ली पेपर में? तो जैसे आपने बोला कि टेस्ट मैंने बहुत ही ज्यादा दिए थे। हर वीक ही मेरे टेस्ट होते थे क्लास में, यहीं पे जाती थी, घर के पास ही मेरी क्लास चलती थी। तो वहाँ पे वीक टेस्ट भी होते थे, मंथली टेस्ट भी होते थे। बट ये था कि आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसको जेन्युइनली देना, डिसिप्लिन तरीके से और ऑनेस्ट रहना खुद से। और हाँ सर प्रैक्टिस वही है कि स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, यही मायने रखता है नीट में तो। और अब तो क्वेश्चन भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो टाइम कम ही मिलेगा हर क्वेश्चन को। बाकी सर हाँ प्रैक्टिस मैंने काफी करी है, बहुत प्रैक्टिस करी है। और जो आगे देख रहे हैं ये लोग वीडियो, प्लीज आप भी प्रैक्टिस करना, और जब भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिर स्कोर आपका ऐसे इतना बढ़ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो। यही है। आपकी मेहनत आपकी आवाज से दिख रही है लता, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमें दे रहे हो। लता, मैं यहाँ से एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे कि ठीक है आप टेस्ट दिया करते थे, बहुत सारे बच्चे इस डर में रहते हैं कि अगर शुरू में मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो लास्ट तक भी हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे।
तो फोर्थ अटेम्प्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स होते थे और लास्ट लास्ट तक कितना हो गया है? सर स्टार्टिंग जो फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप था मेरा, उसमें मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं थे फिजिक्स केमिस्ट्री में। हम्म, तो एज तक इतना अच्छा स्कोर नहीं आता था, अराउंड 400 या 500 के बीच ही रहता था। बट इस साल जैसे मैंने आपको बताया ना कि लास्ट ईयर मेरा कंसेप्ट बन चुके थे, तो हम्म, मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दिया है। तो इस वजह से मेरा स्कोर हमेशा 620 के आसपास रहता था। एक दो बारी कम मार्क्स आए होंगे मेरे टेस्ट हम्म, में, क्योंकि हेल्थ इशू हो गया, कुछ हो गया। बट वैसे तो मेरे मार्क्स अच्छे ही आए थे, क्योंकि कंसेप्ट मेरा क्लियर था और मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दिया है। बाकी बायो तो आपको याद खुद ही करनी होती है, कोई तीसरा बंदा आपको आके समझाएगा नहीं कि ऐसे करो ऐसे पढ़ो बायो। वो तो आपके ऊपर ही है कितनी जल्दी आपकी लर्निंग पावर है एंड ऑल। हम्म। यही था तो सर बस। तो लता के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 12th के साथ 720 में सिर्फ 198 मार्क्स आए थे। बच्चों, आप लोग ये सोचते हो कि अगर मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो 650 600 प्लस पॉसिबल ही नहीं है। लता ने ये कर दिखाया। तो लता, ऐसी कौन सी चीज थी जो कि आपको फोर्थ अटेम्प्ट में पता चली? अगर काश वो पता चल गया होता फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कर लेते। तो उन चीजों का जिक्र आप जरूर करें यहाँ पर। सर एक तो प्रॉपर गाइडेंस जो टीचर्स की होती है वो हम्म, मुझे नहीं मिली स्टार्टिंग में। और जैसे इतना सीरियस भी नहीं थी मैं स्टार्टिंग में 12 के साथ तो। बट फिर आगे थोड़ी सीरियसनेस बढ़ी कि हाँ यही करना है। और अब फिर तो यही है कि अपने अंदर आपका पैशन होना चाहिए क्लियर करने के लिए, तो हो जाती हैं चीजें। नीट बहुत ही इजी एग्जाम है सही बोलूँ तो। बट अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो और आप डिसिप्लिन तरीके से करो तो यस होता है। हम्म। इजीली हो जाएगा, बहुत इजी है सर नीट। अच्छा, मतलब अब पेपर इजी लग रहा है निकालने के बाद? जी जी। चलिए, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सबके प्रिपरेशन के दौरान में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो मोबाइल एडिक्शन, या मोबाइल एडिक्शन के बाद भी अगर सोचो तो यूट्यूब एडिक्शन। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत खतरनाक वीडियोज आते हैं कि 3 महीने में नीट कैसे निकाले, 2 महीने में नीट कैसे निकाले, सुबह 4 बजे कैसे उठे और एनसीईआरटी कैसे पढ़ते। तो मेरा मानना तो यही है कि मतलब आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप ही हो जो मेहनत करोगे और आपकी मेहनत से ही रिजल्ट आएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहते हो? क्या आपने भी इस तरीके से टाइम वेस्ट किया है कभी? सर टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 574 मार्क्स। हम्म, और उस वक्त ये था पोस्टपोनमेंट का काफी वो चल रहा था ट्विटर पे ट्रेंड। तो उस पे मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही। और मैंने भी टाइम वेस्ट किया, ट्विटर पे पोस्ट किए मैंने खुद ने काफी सारी की पोस्टपोन करा दो ये करा दो। बट एट लास्ट ये हुआ कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया कि लास्ट में आते आते रिविजन का मुझे होश ही नहीं था कि कैसे करूँ। मैं पैनिक हो गई थी लास्ट में। तो ये है कि जो भी चल रहा है आसपास उसको भूल जाओ। 4-5 महीने जितने भी आपके पास हैं, जस्ट डेडिकेट देम इन योर स्टडीज। और प्लीज उसके बाद जो आपको करना है वो कर लेना। और जैसे सर आपने बोला कि 3 महीने में नीट क्लियर कर दो, अगर ऐसा क्लियर होता तो आज सभी डॉक्टर होते। हम्म, आई डोंट थिंक कि ये सब काम की चीजें हैं। हम्म। इज फॉर व्यूज, व्यूज के लिए ही होती हैं सब। कुछ चलिए। भी इसमें मेरे को नहीं लगता कि काम का बताते हैं वो लोग। हाँ, अल्टीमेटली टाइम वेस्ट ही होता है, क्या ही फायदा उससे। जी हम्म। और अगर रात में पढ़ने की बात करें और सुबह उठने की बात करें तो आपका शेड्यूल कैसे रहता था? मतलब आप जल्दी सो जाते थे, ऐसा कुछ? सर मैं थी नाइट आउल, मैं रात को अच्छा। ही पढ़ती थी ज्यादातर। हम्म, और क्योंकि जैसे मैंने क्लासेस से आई मैं तो 3-4 वहीं पे बच जाते थे। फिर 1 घंटा रेस्ट किया, फिर खुद से सेल्फ स्टडी को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम्म, कोचिंग में आपने पढ़ लिया वो एनफ नहीं है, आपको खुद के ऊपर भी टाइम लगाना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। हम्म, एटलीस्ट 5 आवर्स कोचिंग के अलावा। हम्म, उसके बाद जैसे जो भी आज क्लास में हुआ है मैं उसको रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, जैसे 12 के बाद जितना जब तक मेरा होता था आज का क्लास का काम, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाती थी उस टॉपिक पे ताकि मेरे को ग्रिप हो जाए अच्छे से। तो फिर वही 3-4 बज जाते थे मेरे को रात में। अच्छा, वाह तो मैं वाह। नाइट आउल ही थी एक तरीके से, मैं जल्दी नहीं उठती थी सुबह, पढ़ाई कभी भी करो, रात बस को। पढ़ना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है। हाँ लता, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नीट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में नीट नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा रहे यार छोड़ देते हैं, वो तो रहा नहीं है, क्या फायदा? सर वो बिल्कुल हुआ था लास्ट टाइम जब ये वाला ड्रॉप मैंने लिया है। तो आई विल जस्ट थैंक माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स, उन्होंने मेरे को बहुत मॉरल सपोर्ट किया है। हम्म, और वरना मैं लास्ट ईयर से बीडीएस ही ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि इतना सैचुरेशन आ गया था ना
कि अब नहीं होता भाई, इतना तो पढ़ लिया है, दोबारा से उसकी चीज को पढ़ो, इतनी मेहनत कर ली थी लास्ट टाइम, इस बार भी नहीं हुआ, क्या ही होगा नेक्स्ट टाइम भी। बट फिर पेरेंट्स ने देखा कि एक ट्राई और देना चाहिए, आप अपने गोल के बहुत करीब हो, तो ट्राई देना चाहिए। और सब पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, वो हमारा फायदा ही चाहते हैं। तो यस, यही है कि पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, स्पेशली मेरे पापा का बहुत सपोर्ट था। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो आपके लास्ट ईयर 574 मार्क्स थे ना? यस सर। अच्छा, उसमें बीडीएस मिल जाता आपको। हाँ। अगर मेहनत करो तो वक्त का फल मीठा होता है, मेहनत के वक्त का फल मीठा होता है। अगर बस ऐसे ही बकैती मारोगे भाई साहब की निकल जाएगा, तो वो वक्त कभी मीठा बनेगा ही नहीं। तो वक्त को मीठा बनाने वाला और वक्त को कड़वा बनाने वाला सिर्फ आप ही। तो आपको क्या चाहिए अपने लाइफ के लिए, वो आप खुद डिसाइड करो। लता ने तो कर दिखाया। अच्छा लता, चलिए अब यहाँ से आप मुझे ये बता दीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 198 मार्क्स है और लास्ट अटेम्प्ट में आपके आए 651 मार्क्स। कभी आपने सोचा था कि इतना बड़ा जंप पॉसिबल हो पाएगा? सर टू बी ऑनेस्ट तो नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर सर मैंने होप ही छोड़ दी थी कि मेरे से कुछ अब होने वाला है, क्योंकि मुझे लगा था ये मेरा बेस्ट ही स्कोर है 574। बट वो कहते हैं ना कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी डेडिकेशन होगी अपने गोल के लिए, तो हो जाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मेरा स्कोर और भी बेटर आ जाता, बट वही है कि थोड़ा टाइम का इशू हो गया था लास्ट में एग्जाम के टाइम पे। बट वही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो राइट। जस्ट डू तो हाँ, जाएगा। ये आपका चौथा ड्रॉप था। एक सोशल स्टिग्मा है सोसाइटी में लता, कि 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, उसके बाद अगर एमबीबीएस कर भी लिया तो क्या किया। तो ये तो एक स्टिग्मा ही है। तो इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज है? मतलब यू आर अल्टीमेटली सेटिंग द सेम सीट इन द सेम कॉलेज, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मैटर करता है। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? सर एक तरह से टैबू ही है ये सोसाइटी में, कि कितना भी सर वो मैटर नहीं करता, एज मैटर ही नहीं करती है। एट लास्ट मैटर करता है कि आपने क्लियर कर लिया है वो, क्योंकि हाँ। कोई नहीं पूछने वाला कि आपका ये 4th ड्रॉप था, 5th ड्रॉप था। एट लास्ट ये पूछेंगे कि आपने किस तरह से तैयारी करी और फाइनली आप अच्छे कॉलेज में आ गए हो, तो अब क्या ही चाहिए, एज मैटर नहीं करती। सोसाइटी बहुत का फिर सही। मुंह बंद हो जाता है अपने आप। हाँ। मतलब अगर मुंह बंद करवाना है तो अपने मेहनत से करके दिखा, वो ज्यादा चीजें चमकती हैं। हम्म। यस सर। अच्छा लता, आपके बैकलॉग्स वगैरह नहीं आते थे क्या? बच्चे बहुत परेशान रहते हैं यार, मैं जब भी लाइव क्लास लेता हूँ, सर बैकलॉग हो गया 5 चैप्टर, कैसे कवर करें कैसे कवर करें। तो आपका होता था ऐसा कुछ? आप कैसे करते थे उन चीजों को? सर बैकलॉग्स कभी कभी होते थे, एज सच तो नहीं, क्योंकि मैं कवर साथ में ही कर लेती थी। बट जैसे कभी हेल्थ खराब हो गई तो कुछ चीजें रह जाती थी, हम्म, तो मैं पुराना नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी जो अब चल रहा है वही करूं मेन, तो ताकि वो ना छूटे। और जो बैकलॉग्स थे वो मैंने किए हैं, जैसे रिवीजन के टाइम पे आपको काफी टाइम मिल जाता है, 1-2 महीना, तो हम्म, उसमें आप कर लो, एज सच कोई बिग प्रॉब्लम तो नहीं है। बट ये नहीं कि पूरा ही बैकलॉग रह गया है आधा सिलेबस, वो तो फिर कवर आप क्या ही करोगे। अगर कुछ चीजें रह गई हैं तो आप बाद में कवर कर सकते हो, जस्ट हम्म, फोकस जो अभी चल रहा है। तो आपने रिवीजन के लिए कितना टाइम दिया था? कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था? रिविजन के लिए जुलाई एंड अगस्त, 6 सितंबर में एग्जाम था ही, तो 2 महीने अराउंड और आप रिविजन में मैंने दिए। लास्ट तक पढ़ते थे या फिर कि 2 दिन पहले चिल मार रहे थे? नहीं सर, मैंने लास्ट तक पढ़ाई करी है, क्योंकि अच्छा अच्छा। मेरी जो फिजिक्स केमिस्ट्री थी वो मेरी ठीक ठाक थी, मतलब ठीक ही थी। और बायो में मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया लास्ट के कुछ दिनों में, क्योंकि बायो में मैं बेस्ट स्कोर करना चाहती थी, क्योंकि अगर बायो में अच्छा स्कोर आ जाए तो बाकी सब्जेक्ट्स पे बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। आपके 351 मार्क्स आ रहे, इतना तो समझ में आ ही रहा है कि आपको शायद पूरा पेपर आता था, कहीं निगेटिव हो गया। यस सर। हम्म। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो ये तो हुई पढ़ाई की बात। लता, इन 4 सालों में पढ़ाई के अलावा आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, तो उसमें से कोई भी 2-3 चीज निकाल कर बता दीजिए कि हाँ, लाइफ में ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सर एक तो हार्डवर्क आपको करना ही है। लक हम्म, फैक्टर कुछ नहीं होता सर, कंपटीशन में लक नहीं चलता ज्यादा लोगों का। हम्म, तो हार्डवर्क तो इम्पोर्टेंट है ही। हम्म, और मॉरल सपोर्ट होना चाहिए पेरेंट्स का, उनको समझना चाहिए कि अगर बच्चा डेडिकेटेड है पढ़ाई की तरफ तो हम्म, उसको सपोर्ट किया जाए। हम्म, और खुद से डिसिप्लिन रहो और खुद से ऑनेस्ट रहो और पेशेंस बना के रखो। अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो तो बी पेशेंट, स्कोर हम्म, बढ़ेगा और आपका भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि सर मेरा भी हुआ है, मैंने फेस किया है, तो मुझे पता है कि हाँ हो जाता है।
और सर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो तो उसमें पेशेंस रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे जाके। सो अभी से उसको मेंटेन करके चलो, यही है सिंपल। तो कभी डर नहीं लगा कि इस बार नहीं हुआ तो अरे यार, ये डर नहीं कैसे सर, खत्म किया आपने? मैंने सेकेंड थॉट रखा ही नहीं इस बार कि अगर नहीं हुआ तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मेरा यही था कि इस बार निकालना ही है और निकलेगा ही, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी करी थी कि सर मैं पूरी इस साल पूरे मैंने मेहनत करी है, तो मुझे लग ही रहा था कि हाँ हो जाएगा और अच्छे मार्क्स ही आएंगे। जब मैं पेपर लिख रही थी अपना नीट का, तो मेरे मन में था कि हाँ 650 प्लस मार्क्स मेरे इसमें आराम से आने वाला है, और ऐसा हुआ भी। तो अगर आपको तो आपको स्टार्टिंग से लगना पड़ेगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई सेकंड थॉट था ही नहीं इस बार। तो बिलीव योरसेल्फ, एक अच्छी सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। अगर फल मीठा नहीं है तो समझ लो कि आपने मेहनत में शायद कमी की होगी। तो लता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में अगर आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए कोई एक स्पेशल मैसेज देना चाहो तो आप बोल सकते हो। सर वही जैसा आपने बोला, बिलीव इन योरसेल्फ एंड हार्ड वर्क करो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, बट कॉन्फिडेंस रखो और डिसिप्लिन रहो, बस यही मैं बोलूंगी। एंड ऑल द बेस्ट। और घर पे रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए लास्ट के मंथ में, वरना फिर हो हाँ जाता हाँ, है। ओमिक्रॉन का सो भी थर्ड वेव शायद स्ट्राइक कर ही चुका है। तो हेल्थ इज यस। वेल्थ। तो मतलब आपके प्रिपरेशन के दौरान में ऐसा कुछ कभी हुआ कि हाँ इतना गैप हो गया, ऐसा कुछ करके? नहीं सर, एक दो अच्छा दिन लगा। का हो जाता था, बट सच नहीं हुआ। चलिए, बहुत सही। थैंक यू सो मच लता कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे चैनल को दिया, अपनी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किया। तो लाइफ में आगे कभी भी कोई दिक्कत हो तो जरूर एक बार पिंग कर देना। वी विल ऑलवेज देयर फॉर यू, लता धीमन। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर ऑल माइन सर। थैंक यू सो मच।